Hello students, I welcome you all. How is everyone? Everyone is able to understand. I have completed the cell chapter. मैंने cell chapter complete कर दिया, ठीक है. I think you should not have any problem. But if still you do have any problem, as I told you, please write down in the comment box. I will give you the doubt session. मैं आपको doubt session भी दे दूँगा, ठीक है. तो cell chapter complete हो गया. I have given the one introduction in the previous session. प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बताया था और एक बड़ी अमेजिंग वंडरफुल चीज़ बताई थी अपने सब्जेक्ट के बारे में कि इन आवर सब्जेक्ट, ठीक है. नाउ इट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, इट इज़ आवर सब्जेक्ट. ये हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है. इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच, द डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेम. दोनों ही सेम होते हैं, चाहे आप बोलो डिवीज़न कर रही है सेल और चाहे आप बोलो मल्टीप्लिकेशन कर रही है, ठीक है. तो मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, क्या नीड होती है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने का. क्योंकि अगर आप सेल डिवीज़न के बारे में नहीं जानते तो आप कभी गैमीटोजेनेसिस नहीं समझ सकते, ठीक है. आप क्लास 12th में पढ़ोगे गैमीटोजेनेसिस, ठीक है. गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन. और आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है ना प्लांट किंगडम, उसमें अल्टरनेशन ऑफ लाइफ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने पढ़ रखा है. तो उसमें अगर आप देखो तो उसमें भी सेल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है और मैंने वहाँ पे बताया था जस्ट वेट फॉर द चैप्टर सेल डिवीज़न, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. तो सेल डिवीज़न बेसिकली दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, जिनको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो बात क्लियर हो गई होगी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ और ये कौन सा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन कई जगह पे हैं. अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपको कभी भी रिप्रोडक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे क्लास 12th में तो आपको कभी भी मतलब डाउट नहीं होगा कि ये मतलब जो गैमीट्स हैं वो कैसे हैप्लॉइड हो गए, ठीक है. जो जाइगोट है वो कैसे डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी, ठीक है. कभी कोई चैप्टर को टफ नहीं मान के चलना है, हमेशा के ये कहना है कि इजी है. देखो जैसे सेल के अंदर जो डिवीज़न होता है, मैंने आपको बताया था कि एक सेल साइकिल होती है, पूरी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है, ठीक है. जैसे आपने लाइफ साइकिल पढ़ रखा है ना, किसी भी पर्सन की लाइफ साइकिल होती है, तो ऐसे ही सेल साइकिल भी होती है. जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई, अब ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई तो धीरे धीरे वो मैच्योर होगा. मैच्योर होने के बाद वो खुद भी गैमीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब खुद भी रिप्रोडक्शन करेगा. जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा. नया ऑर्गेनिज्म फिर से एक न्यू मतलब पेरेंटल बनाएगा, फिर से वो पेरेंट बना लेगा. तो इस तरह से अगर आप देखो तो एक साइकिल चल रही है. समझ में आया? साइकिल मतलब कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है बार बार. तो अगर हम देखें तो एक सेल है, जैसे मान लो कोई एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है. अब ये इसने अगर डिवीज़न किया, डिवीज़न मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका मतलब है एक सेल से नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं. कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सेल का डिवीज़न हुआ और सेल के नंबर नहीं बढ़े. वो मैं बताऊंगा बाद में, हो सकता है, लेकिन वो दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है. सेल का अगर डिवीज़न हुआ है तो सेल्स के नंबर इंक्रीज़ होंगे, ऐड ऑन होंगे. तो अगर मान लो ये सेल ने डिवाइड किया, इससे कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई, ठीक है. तो इस तरह से फिर ये सेल डिवाइड करेगी. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सेल साइकिल चल रही है, ठीक है. एक सेल ने डिवाइड किया, एक सेल डिवाइड कर दी, चलो ठीक है, जो नई सेल प्रोड्यूस हुई इसमें से ये मैच्योर हो गई, लेकिन ये फिर से डिवीज़न करेगी. ऐसा हो सकता है, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं सेल साइकिल. तो साइकिल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़, किसी भी प्रोसेस का रिपीटिशन. जैसे लाइफ साइकिल को इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेरेंट है वो पेरेंट फिर से डेवलप हो जाएगा. जैसे हमारे जो पेरेंट हैं उनकी एक लाइफ साइकिल चल रही है, उन्होंने हमें प्रोड्यूस किया, हम जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे. तो ये एक्चुअली चल क्या रहा है, लाइफ साइकिल चल रही है. समझ में? ऐसे ही सेल साइकिल भी होती है. मैंने आपको बताया था कि डिवीज़न के पहले सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती हैं. कोई भी बड़ा काम करने के पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, ठीक है. कैसे प्रिपेयर करते हो, जैसे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो एग्ज़ाम अगर आपको देना है बोर्ड का या नीट का 2 साल बाद या 1 साल बाद, तो आप अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर करते हो. एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है. सेम एज़ यहाँ पे भी है. सेल डिवाइड करने में, मतलब जब सेल्स को डिवाइड करने में कम टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है. तो ये पूरा जो ओवरऑल प्रोसेस होता है ना, इसको हम सेल साइकिल बुला सकते हैं. क्लियर है? ठीक है. उसी सेल साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देके सेल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहता हूँ. देखो, जैसे अगर आपके पास मान लो 2 रुपये हैं, ठीक है, और बोला गया है कि इस 2 रुपये को आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब तुम कहोगे पापा 2 ही रुपये तो हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा?
और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है वो चेंज ना हो। जैसे आपके पास 2 रुपये हैं तो आपने 1-1 रुपये कर दिया, तो आपके पास जो क्वांटिटी है वो तो कम हो गई ना। ठीक, उसको बिना कम किए आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो ज़रा बताओ मुझे क्या करोगे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 5 से लेकर 10 सेकंड का। मेरा क्वेश्चन फिर से समझ लो। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, मान लो 2 रुपये हैं, ठीक है। अगर उस 2 रुपये को हम दोनों में, मतलब आप में और हम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे। और वो नंबर कम भी नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 से 1 हो जाए, 1 से आधा हो जाए, ठीक है। तो आपके पास 5 से 10 सेकंड का टाइम है। आई थिंक सोच लिया होगा, ठीक है। कुछ लोग के घुटनों, कुछ लोग का दिमाग तेज चलता है, कुछ लोग का दिमाग नहीं तेज चलता, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, आराम से समझो। देखो, अगर आप उसकी कॉपी करा लो, जैसे 2 रुपये हैं तो 2 रुपये से किसी तरह उसको 4 बना लो, तो कन्फर्म है मुझ में और तुम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जब सेल का डिवीज़न होता है तो सेल के पास जो कंटेंट होता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो डीएनए होता है, उसका भी नंबर क्या हो जाता होगा, बढ़ जाता होगा। तभी तो डिवीज़न हो रहा है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नहीं तो वो तो डिवाइड, मतलब वही मैथमेटिक्स वाला हो जाता कि अगर मान लो 46 क्रोमोसोम हैं तो वो 46 किस में डिवाइड हो गए, 23 में, और 23 बाद में 11.5 बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कभी 11.5 क्रोमोसोम्स हो ही नहीं सकते। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेल डिवीज़न के लिए जो भी कंटेंट है सेल में, उसका डबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डबल नहीं होगा तो कंफर्म है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो सकता। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछे कि सबसे बेसिक जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है सेल डिवीज़न की, वो क्या है, तो नंबर ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके नंबर को बढ़ना, उनके नंबर को डबल होना, तभी डिवीज़न पॉसिबल है, अदरवाइज डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेल डिवीज़न क्या होता है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक कोरिलेशन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे जैसे सेल्स की ग्रोथ होती है, दोनों के रिलेशन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। न्यूक्लियस कहता है ऐसा है, बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ डिवाइड करने। साइटोप्लाज्म, ठीक है, तुम डिवाइड करोगे तो मैं भी डिवाइड करूँगा, मैं तुमसे कम थोड़ा ना हूँ। तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके पीछे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी। लेकिन अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए और साइटोप्लाज्म कहे जाओ खुद से अकेले बना लो, तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न अगर नहीं हो रहा है तो याद रखना कभी 2 सेल्स नहीं बन सकती। एक ही सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो कभी 2 सेल नहीं बना सकती। तो 2 सेल बनाने के लिए न्यूक्लियस का डिवीज़न तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न इम्पॉर्टेंट है। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हुआ तो न्यूक्लियस, मतलब जो सेल का डिवीज़न है, वो भी इक्वल अमाउंट में नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लेके बताया, तो वैसे ही सेल को जब डिवाइड करती है, ठीक है, तो सेल साइकिल होती है। उस साइकिल में क्या होता है कि पूरी सेल साइकिल में ये कंडीशन है कि किस तरह से वो सेल्स अपने आप को साइकिल को मेंटेन किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। द पीरियड ऑक्यूपाइड बाई अ सेल बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट प्रोफेज। अभी आपको थोड़ा सा प्रोफेज वगैरह नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रोफेज क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है। देखो फेज मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। जैसे आप किसी कहते नहीं एक फेज़ में एंटर हो गए, ये फेज़ चल रहा है इस समय, पेंडेमिक का फेज़ चल रहा है। तो फेज़ का मतलब यहाँ पे एक टाइम पीरियड से है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटर मतलब क्या होता है, एंटर मतलब वही पहला, ठीक है। और प्रो मतलब होता है एंटर में भी, एंटर के बाद जो पहला होगा उसको बोलते हैं प्रो फेज़। समझ में आ गई बात। आपको सारी चीज़ें अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कोई भी एकदम टेंशन नहीं लेनी है कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। एवरीथिंग यू विल स्टडी हेयर, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठिए और थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिए कि आपको समझना है, ठीक है। ठीक है, तो इस साइकिल को ध्यान से देखो। ये जो मैंने साइकिल लगाया इसको मैंने जूम भी कर दिया, देख सकते हो ये पूरी सेल साइकिल है, ठीक है। इस साइकिल में आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप देख सकते हो एक इंटरफेज़ होता है, ठीक है।
देखो डिवीज़न फेज़ ये होता है, एम मतलब माइटोसिस या मियोसिस, दो टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं। तो एम का मतलब यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है, दोनों क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहे हैं। बात समझ में आई? तो जो सेल का मेन जो डिवीज़न हो रहा है ना, वो तो यहाँ हो रहा है। अब आप देख सकते हो इसमें प्रोफेज़ भी है, मेटाफेज़ भी है, एनाफेज़ भी है और टीलोफेज़ है। मतलब ये सब स्टेजेस हैं सेल डिवीज़न की। प्रोफेज़ में कुछ होगा, मेटाफेज़ में कुछ और होगा, एनाफेज़ में कुछ और होगा, टीलोफेज़ में सेल का डिवीज़न हो जाएगा। आप देख सकते हो एक सेल थी और ये दो सेल बन गई इस तरह से, और ये सेल फिर से इस साइकिल में एंटर हो जाएगी। तो ये सेल साइकिल चल रही कि नहीं चल रही, मतलब दो सेल्स बनी तो दोनों सेल हो सकता है दोनों फिर से डिवीज़न फेज़ में एंटर हो जाए। तो जब एक सेल कंप्लीट करती है सेल डिवीज़न, तो वो जिस फेज़ में एंटर करती है डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद फिर से डिवीज़न करने के लिए, उसी फेज़ को बोलते हैं इंटरफेज़। समझ में? आप ध्यान से देखो तो इंटरफेज़ में आपको तीन फेजेस दिखाई दे रही हैं। एक को बोलते हैं G1, एक को बोलते हैं S और तीसरे को बोलते हैं G2। तो G1 सबसे पहले, बीच में S और बाद में G2। ठीक है, तो G1 S G2। तो इस तरह से आप याद रखोगे कि G1 पहले आ रहा है, G2 बाद में आ रहा है, और दोनों के बीच में एक फ़ेज़ है जिसका नाम है S। एस नाम किस लिए दिया गया, क्योंकि एस मतलब सिंथेटिक फेज़। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास, ठीक है, कोई 2 रुपये है तो आप 2 रुपये को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तुम कहोगे सर 1-1 रुपये बांट देंगे, तो 1-1 रुपये बांटने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ? आपके पास 2 रुपये थे, आपके पास 1 ही रुपये बचा, तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो आप उसको सबसे पहले क्या कर लोगे, उसके नंबर को ऐड ऑन कर लोगे। 2 है तो उसको सबसे पहले 4 कर लोगे। सेम एज़ यहाँ पे भी है, अगर मान लो सेल के पास 2 डीएनए हैं तो सबसे पहले उस डीएनए को नंबर को क्या कर लेगा, इंक्रीज़ कर लेगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन कॉपी। जो डीएनए है ना, वो अपनी कॉपी खुद से कर लेता है, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि डीएनए को लेके जाओगे ज़ेरॉक्स मशीन पे, ठीक है, फ़ोटो कॉपी वाले के यहाँ, और उसके यहाँ जाओगे कहोगे भैया डीएनए की 2 कॉपी कर दीजिए, सेल डिवीज़न करवाना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डीएनए खुद से अपने आप को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आप रेप्लिकेशन वर्ड, रेप्लिका वर्ड, ठीक है, आप नॉर्मल मतलब डेली लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप अपने फादर के जैसे दिखते हो तो हम बोल सकते हैं यार ये तो रेप्लिका है अपने फादर की। ठीक है, तो रेप्लिका का मतलब हो गया 2 कॉपी, उसी की तरह एकदम कॉपी। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कि डीएनए अपनी कॉपी जब खुद जनरेट करता है तो उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर है? तो G1 फेज़ में सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करेंगी, प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज करेंगी। एस फेज़ में जाते जाते डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब डीएनए के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी तो डिवीज़न होगा। ठीक है, और G2 फेज़ जो होता है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। G2 मतलब बस सारी तैयारियां हो गई हैं, बस उसके बाद डिवीज़न फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप ये समझ सकते हो कि सेल की जो साइकिल होती है ना, सेल डिवीज़न की जो साइकिल होती है, उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं और किस फेज़ के बाद कौन सी फेज़ स्टार्ट होगी। जैसे मान लो सबसे पहले कोई सेल थी, उसने डिवीज़न स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, मेटाबॉलिज्म किस फेज़ में बढ़ जाता है, G1 में। उसके बाद उसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज़ में। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद G2 फेज़ में जस्ट ट्रांजिशन स्टेट होती है। उसी के बाद तुरंत जो है वो माइटोसिस फेज़ या मियोसिस फेज़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो नंबर ऑफ डीएनए बढ़ गए हैं, अब तो इंक्रीज़ हो गए हैं ना, उनका क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जैसे 2 डीएनए थे, मान लो हम डीएनए को मान लेते हैं C, 2C, तो ये कितने हो गए, 4C। डीएनए 2C से कितने हो गए, 4C हो गए। अब बताओ ये नंबर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो इन्हीं 4C को बाद में फिर से 2C और 2C में चेंज कर दिया जाएगा। उसी को क्या बुलाते हैं हम, सेल डिवीज़न। तो बात थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से सेल साइकिल क्या होती है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला है सेल साइकिल, द पीरियड ऑक्यूपाइड बाई अ सेल, ठीक है, बिटवीन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ एक से कितनी सेल बन गई, 2। ठीक है, और कौन से प्रोसेस के बाद बनती है, साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो साइटोकाइनेसिस एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट प्रोफेज। देख सकते हो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गया, इस पर्टिकुलर फेज पे साइटोकाइनेसिस हो गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बाद ये कौन सी फेज स्टार्ट हो रही है, प्रोफेज। यहाँ से लेके यहाँ तक के बाद कौन सी फेज स्टार्ट हो रही है, प्रोफेज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो
तो नेक्स्ट प्रोफेज इज नोन एज इंटरफेज। आप देख सकते हो साइटोकाइनेसिस से लेके, मतलब जब 2 सेल बन गई वहाँ से लेके प्रोफेज के बीच में जो भी स्टेजेस आपको दिख रही हैं उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इंटरफेज नाम दे सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट लिस्टेड एज अ स्टेज ऑफ माइटोसिस। जब भी आपसे माइटोसिस पूछेगा तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द इंटरफेज। आप कभी इंटरफेज के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना और ना करोगे, समझ में है। तो आप केवल किसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ना कि इंटरफेज। ठीक है, इट इज़ क्रिटिकल टाइम, लेकिन ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर टाइम में वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगी देन इट विल नॉट बी एबल टू डिवाइड, वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन बोथ इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म मार्क्ड बाई डीएनए रेप्लिकेशन। हमें कैसे पता लग जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू, एज वेल एज इफेक्टिव डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। और किसके नंबर बढ़ जाएंगे, क्रोमोसोम्स के भी नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से सेल साइकिल आपको क्लियर हो गई होगी कि सेल साइकिल मतलब क्या होता है। सेल साइकिल में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेज, कि इंटरफेज में क्या क्या होता है। इंटरफेजेज में 3 फेज होगी, G1, S और G2। S का मतलब तो आपको थोड़ा बहुत पता लग गया कि डीएनए की क्या होगी, कॉपी होगी। G1 को बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक। पोस्ट माइटोटिक क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे माइटोटिक हो रहा है, इस माइटोटिक के बाद कौन सी फेज़ आ रही है, G1, इसीलिए G1 को पोस्ट माइटोटिक बोलते हैं, मतलब माइटोटिक के बाद। ऐसे क्वेश्चंस जो है नीट एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए फोकस बहुत अच्छे से करना, फोकस स्टडी करना, ठीक है। और ये जितने भी लाइन लिखी है ना सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि माइटोसिस के बाद कौन सी स्टेज आती है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो लिखते हैं इंटरफेज, एक्चुअली G1 फेज इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरफेज, वो इंटरफेज का पार्ट है। तो G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। दिस फेज कम्स आफ्टर साइटोकाइनेसिस, क्योंकि जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी तो कौन से प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होती है, वैसे तो न्यूक्लियस का डिवीज़न जरूरी है, लेकिन साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न इंपॉर्टेंट है। इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस होंगे, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है सेल की वो सब का सिंथेसिस G1 फेज में हो जाएगा। टोटल टाइम आपको मैंने अभी जब वो साइकिल बताई थी उसमें टोटल टाइम बता रखा है कि कितना आवर लगता है, कितना परसेंटेज ये ऑक्यूपाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ द फुल सेल साइकिल, पूरी सेल साइकिल इंक्लूडिंग डिवीजन आल्सो, उसका कितना टाइम लेता है। द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली अनक्वाइल्ड, पूरी तरह से अनक्वाइल्ड रहते हैं, एंड थिन एंड फॉर्म अ रेटिकुलम, और वो क्या बना लेते हैं, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद G1 के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आती है जिसका नाम है S फेज, ठीक है, क्योंकि बिना डीएनए रेप्लिकेशन के सेल डिवीज़न नहीं हो सकता। तो अगर आप S फेज पे देखो तो S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। दिस फेज फॉलोज G1 फेज, फॉलोज मतलब G1 के बाद आती है, याद रखना कभी G1 के पहले नहीं होगी। डीएनए एंड हिस्टोन, आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो डीएनए होता है वो किस प्रोटीन से बाइंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन से, जिससे वो पूरी तरह से क्वाइल्ड हो जाता है, समझ में, ठीक है। तो डीएनए एंड हिस्टोन आर सिंथेसाइज एंड ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2 क्रोमैटिड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी मैंने सेल चैप्टर में आपको क्रोमैटिड्स बताया था, ठीक है। जैसे मान लो एक क्रोमैटिड है और ये रेप्लिकेशन के बाद जो है S के बाद ये 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे, एक ही क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे, 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे। तो इन्हीं दोनों क्रोमैटिड का बाद में क्या होगा, डिवीज़न होगा, बीच से इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो भी सेल्स बनेंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ही हैं, हमारे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, 46। तो हमारी सेल जब डिवाइड करेगी तो उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि G1 फेज में क्या हुआ और S फेज में क्या होगा, ठीक है। तो क्रोमैटिड जब डिवाइड होंगे सेंट्रोमियर से, आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बता रखा है कि सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रियोमियर से ही क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, और वही क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, और इसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, सेल डिवीज़न। उसके बाद लास्ट फेज जो है इंटरफेज की, दैट इज़ G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, दिस फेज फॉलोज S फेज, सबसे पहला तो यही है, इट इज़ फेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, मतलब सब कुछ है, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और उसी के बाद कौन सा क्या स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस या मियोसिस, आप जो भी पढ़ोगे माइटोसिस या मियोसिस उसी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि डीएनए सेल डिवीज़न कैसा होता है। अब मेन एक और पॉइंट पे आ जाओ, सेल डिवीज़न से ही रिलेटेड है। देखो जैसे मान लो क्रोमोसोम्स और डीएनए, आपके पास बॉक्स होगा, अभी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, शायद हो सकता है आपके पास बॉक्स रखा हो, बॉक्स में 2 पेन रख लो, सारी पेन को निकाल दो, कितनी पेन रख लो, 2 पेन रख लो,
अब जो बॉक्स है ना वो जान लो क्रोमोसोम है, और जो आपने उसमें दो पेन रखी है वो जान लो डीएनए है। समझ में आ गई बात? ठीक है, पूरा बॉक्स क्या है, क्रोमोसोम्स है, और उसके अंदर जो पेन रखी हैं वो क्या है, वो डीएनए है। अब डीएनए के रेप्लिकेशन के बिना सेल डिवीज़न नहीं हो सकता। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि डू देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल डिवीज़न विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन? नो, डीएनए रेप्लिकेशन के बिना सेल डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए, सेल डिवाइड ना करें, ये पॉसिबल है, लेकिन विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीज़न हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो जब सेल डिवीज़न हो जाता है, मतलब जो एस फेज़ होता है, G1 फेज़ होता है, इसमें चेंजेस क्या आते हैं सेल में, वो देखो लिख रखा है मेरे। ड्यूरिंग G2 फेजेस ऑफ अ सेल डिवीज़न 2 टाइम्स, जो आपको मैंने बताया था ना, जो डीएनए सबसे पहले कितना लिया था हमने 2C, वो कितना हो जाता है 4C हो जाता है। 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डायप्लॉइड सेल। ठीक है, जो ओरिजिनल डायप्लॉइड सेल्स हैं उससे भी अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। अगेन एंटर द G1 फेज, और वो फिर से किस में हो जाएगा, एंटर हो जाता है G1 फेज में एंटर हो जाता है। एंड हैव अ डीएनए कंटेंट इक्विवेलेंट टू 2C, और वहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, 2C के। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि किस पर्टिकुलर फेज़ के बाद जो डीएनए होता है वो 2C के जगह कितना हो जाता है, 4C हो जाता है, जब S फेज़ हो जाता है, रेप्लिकेशन जब हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसके हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो माइटोसिस हो रहा है, तो आपको पता है कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, G1 होता है, S होता है, G2 होता है और M होता है। अब यहाँ पे देखो 2C थे, 2C का मतलब डीएनए दो डबल स्ट्रैंडेड थे, डीएनए था, लेकिन जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो देख सकते हो आप 4C हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन, क्योंकि जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। समझ में आ गई बात? तो G1 फेज़ में अगर आप देखो तो G1 फेज़ में 40 नहीं है, लेकिन S फेज़ में देख सकते हो 40 तक पहुँच गया, G2 में 40 तक पहुँचा है, और इसमें M फेज़ में भी 40 तक पहुंच रहा है। और यहीं से धीरे धीरे फिर डाउन होने लगा, मतलब सेल जो है अब वो डिवाइड कर ली, अब वो मैच्योर होने जा रही हैं, और उसी फिर से कौन सी फेज़ में आ जाएंगी, G1 फेज़ में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेस जो है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी G1 फिर S और G2 फेज़ में। ठीक है, आगे भी कोई प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, मैं जितना भी कोशिश कर सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर टफ ना लगे, हमेशा ये लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आई कांटेक्ट रखना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मेरे पे ही फोकस करना है। ये नहीं कि वीडियो ऑन कर दिया और कुछ और करने लगे, कोई और काम करने लगे, हो गया। ठीक है, ईयरफोन लगा लिया और सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं, तब तक वो आपको बस रट लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगी कभी। ठीक है, तो समझना है तो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्लियर है? तो कंप्लीट करते हैं सेशन को। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। गुड बाय।